नेक्स्ट सीन में हॉक गुशेल के हाथ में बैंडेज करते हुए कहती है आप सब ठीक है, तुम्हारी पावर बहुत खतरनाक है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। अपनी उंगली के जरिए पावर के असर को एक जगह तक सीमित करने का बहुत अच्छा तरीका था, अच्छा काम किया तुमने। गुशेल हंसते हुए कहती है हालांकि इससे कंट्रोल करना थोड़ा भी मुश्किल है। हॉक खामोश होती है और सोचती है, सुनने में भले ही अच्छा लगे लेकिन है मुश्किल। और गुशेल से कहती है अरे ये मत सोचो कि बिल्डिंग की मरम्मत से बच जाओगी, मेरे ख्याल से 1 साल तक जम के काम करो तो इसका खर्चा चुका दोगी। गुशेल इससे काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है क्या ये कैसा काम है जहाँ पहले ही दिन उधार चढ़ाया जा रहा है। हॉक कहती इस तरह बड़ा और जिम्मेदार बना जाता है। गुशेल कहती ये सब बकवास है। और हेयुंग वहाँ से लड़खड़ाता हुआ जा रहा होता। गुशेल उसे देख के कहती है तुम लड़खड़ा के क्यों चल रहे हो, मेरे वजह से ठोकर लग गई क्या तुम्हें। हेयुंग कहता फजूल की बातें मत करो। गुशेल कहती तुम बदतमीज। हॉक सोचती है बहुत ही बढ़िया ना, कुछ चीज तो एक जैसी जरूर है। और गुशेल से कहती है मेरे हॉक्स की कॉपी करने से इसके बॉडी पे बुरा असर पड़ा होगा, इसकी मांसपेशियां फट रही होगी। गुशेल कहती है लेकिन तुमने कहा था कि रेलिक्स का यूज करके सब ठीक होगा। हॉक गुशेल को बताती है और कहती है पावर भी कई तरह के होते हैं, ज्यादा सुपर ह्यूमन जैसे कि तुम और सैंडर्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए नेचर से एनर्जी लेते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो अपनी बॉडी से पावर बढ़ाते हैं। मेरे मामले में इस एबिलिटी को बॉडी परफेक्शन कहा जाता है। ये पावर मुझे रोजमर्रा की हरकतों को कई गुना धीमा दिखाने की काबिलियत देती है, लेकिन इस वजह से मेरी बॉडी सही ढंग से मेरी साथ नहीं दे पाती और यही बोझ बन जाता है। इसलिए ही मुझे अपनी बॉडी की ट्रेनिंग और फिटनेस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये कमजोर होने लगेगा। ह्यूंग अपने सामने देख के कहता तो ये है अंकल ईगल, हम ईगल को टीवी पर देखते हैं। गुशेल भी हैरानी से कहती है ईगल। हो कहती है अब जब तुम काबिल डीमन हंटर बन गई हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन है। स्क्रीन पर जो आदमी दिख रहा है वो है मेरा छोटा भाई, डीमन हंटर का फाउंडर, और उसका नाम ईगल है। ईगल से एक रिपोर्टर पूछता है मैंने सुना है कि आपने आबादी वाले क्षेत्र यानी कि फर्स्ट और थर्ड ब्रांच में डीमन हंटर के नए ब्रांच बनाए हैं, और आप ये बताओ क्या आपका ये आगे का प्लान है, और जो ब्रांच खोली है उनका हाल चाल कैसा चल रहा है अभी तक। ईगल कहता बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, मेरे प्लान में केवल फर्स्ट और थर्ड ब्रांच ही नहीं बल्कि और भी कई जगह पे ब्रांच खोलने की है। अभी हम ज्यादातर टैलेंट और काबिल लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सके। रिपोर्टर कहती है तो इसका मतलब ये समझू कि मिक्स ब्लड और कैम्बियन को अभी शामिल नहीं किया जा रहा है। ईगल कहता हालात पर निर्भर करता है, कभी कभी हम डीमन या मिक्स ब्लड वालों को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा ध्यान सुपर ह्यूमन पर एक मजबूत नींव बनाने की है। रिपोर्टर कहती है ऐसा करने का क्या कारण है, क्या ऐसा करने का कोई आपका पर्सनल रीजन तो नहीं है। आज आपका दिया गया बयान संभावित रूप से भेदभाव के मुद्दे को जन्म दे सकता है। ईगल कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इंसानों के लिए लड़ सके। ईगल कहता है माना कि इंसान और डीमन मिलकर रह रहे हैं, लेकिन ये दुनिया जहाँ हम रहते वो इंसानी दुनिया है, और मेरा मानना यह है कि इंसानों को ही दोबारा बचाना जाना चाहिए। रिपोर्टर पूछती है तो सुपर ह्यूमन के खोज का काम कैसा चल रहा है। ईगल कहता आमतौर पर हम जगह जगह पर जाकर ऐसे हंटर को ढूंढने और उन्हें भर्ती करने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्टर पूछती है तो इस तरीके में तो आपके अपनी आर्मी तैयार करने में काफी समय और मेहनत लग सकती है, क्या इंटरव्यू के जरिए ऐसे लोगों को ढूंढना ज्यादा तेज और बेहतर तरीका नहीं होगा। ईगल कहता हमें समय लगाने में कोई परेशानी नहीं है, हमारा मकसद एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करना है जो संख्या में चाहे कम हो लेकिन वो इलाइट लेवल के डीमन हंटर होंगे। रिपोर्टर पूछती है तुम्हारा मतलब है। ईगल काफी बैड रूप में कहता है वही जो मैंने कहा, डीमन हंटर की ऑर्गेनाइजेशन में हम कमजोर सुपर ह्यूमन को शामिल नहीं कर सकते। हेयुंग हंसते हुए कहता ईगल आज भी नहीं बदला है। गुशेल भी कहती क्या ऐसा कहना ठीक होगा। हॉक कहती वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, हॉनेस्ट बात करना भी एक ताकत है, उस पर कठोर मत बनो। ईगल के ऐसे कहने के पीछे अपनी वजह है और जरूरी नहीं कि इस तरह का बयान हमेशा गलत समझा जाए। गुशेल इससे कंफ्यूज होती है और हम एक गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 बंदे बैठे होते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है इससे सच में मुझे चिढ़ आती है। दूसरा डीमन लड़की कहते क्या हम भी कभी उससे जुड़ पाएंगे, और हमें बताया जाता है ये कहीं न कहीं लोगों के अंदर जोश और एम्बिशन को भर देता है। कोई कहता तो ये है डीमन हंटर, और कोई एक स्क्रीन में ईगल को देख रहा होता है। हम देखते हैं ये सीन होती है जो कहती है जहाँ गुशेल काम करती है। हमें बताया जाता तो किसी किसी के ये अंदर सपने को जन्म देता है। हम दूसरी तरफ बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे जिम करने का टूल्स होता है, और कोई बंदा जिम कर रहा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। हम देखते हैं हमारा बाम होता है और बताता हमारे लिए अपनेपन और गर्व की बात हो जाती है। दूसरी तरफ देखते गुशेल भड़कते हुए कहती है ये क्या है, घर का बना खाना, तुमने मुझसे तो पहले दिन भर फाइट करवा ली, मैं तो यहाँ की अच्छी देखने लायक जगह घूम भी नहीं पाई। हॉक कहती है हेयुंग लजीज तो है ना। हेयुंग खाते हुए कहता हाँ, लेकिन गुशेल भड़कते हुए कहती है अपने पहले दिन मुझे कम से कम अच्छा खाना तो मिलना चाहिए। हॉक गुशेल के मुंह में खाना ठूसते हुए कहती पहले इसे खाकर देखो। गुशेल मना करने लगती नहीं, लेकिन जैसे गुशेल के मुंह में खाना जाता है स्वाद से उसका आंखें चमकने लगता है और कहते वैसे भी इसे आज खाकर देखती हूँ।
हॉक हंसते हुए कहती तुम्हारे लाइक का तो है ना ये, मेरा भाई मेरे लिए यही बनाता था और कहता था कि ये स्टेमिना और जख्म को भरने जैसी चीजों के लिए सही है, इसलिए तो फर्स्ट ब्रांच में भी ये मीट सिर्फ हाई लेवल के हंटर ही खा सकते हैं। हम सब एक हफ्ते में एक मिशन पे जा रहे हैं, तो ये बात याद रखना। वो जगह थोड़ी दूर है तो वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर लगेगी। गुशेल कहती है दूर। हॉक कहती है कुछ दिन पहले तुम और मैं दूसरे ब्रांच में एक मिशन पे गए थे, भूल तो नहीं गए? वहाँ जिससे हमारा सामना हुआ था वो किस्मत से साथ देने वाले साबित हुए। उन्होंने अपनी मर्जी से हमें बताया कि वो क्यों सेकंड ब्रांच की तरफ भागे और किससे डर के भागे। तुम जानना नहीं चाहोगी। और हम एक बीस्ट के फिगर को देखते हैं और हमें बताया जाता है ईगल की लास्ट अनाउंसमेंट ने पूरे दुनिया भर के हंटरों में डेमन हंटर के लिए एक चिंता जगा दी। हम थर्ड ब्रांच को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड ब्रांच के हंटर तूफान की तरह डेमन हंटर के साथ देने लगे। इसके तहत डेमन हंटर ने स्पीसीज में बिना भेदभाव किए इंटरव्यू के जरिए हंटर की भर्ती करने का फैसला लिया। ये थोड़ा समय के लिए होगा। तभी हम उसी डेमन लड़की को देखते हैं जो हाफ रही होती है। साथ ही वो लड़का भी होता है और उसके सामने बाम होता है। बाम उन्हें घूर के देखता है, उनसे कहता है क्या नाटक है। ऑफकोर्स ये सिस्टम ईगल के लिए भी कोई गलत फैसला साबित नहीं हुआ। इसकी वजह से नए हुनर को ढूंढने की संभावना बढ़ गई और डीमन हंटर और दूसरे ग्रुप की पावर में अंतर दिखाने का एक मौका भी मिल गया। और सोचते हैं वो बच्ची भी तो एक डीमन हंटर है ना। उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे थर्ड ब्रांच में आए। पता नहीं क्या कर रही होगी इस समय। हम गुशेल को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है तो आ जाओ। तो बंदे के पेट में जबरदस्त किक मारती है। तुम तो गए। हेयुंग भी किसी को मारते हुए कहता हॉक बताइए कि हम पास हुए या फेल। गुशेल उसे देखती है। हेयुंग कहता अरे हाँ ये टेस्ट इसलिए हो रहा है ताकि हमारे लिए मददगार फाइटर मिल सके, चाहे थोड़े से ही सही। तभी एक बंदा हेयुंग के पीछे से निकलते हुए उस पर अटैक करने को तैयार रहता है। हेयुंग कहता है ये सब हमारे जैसे किसी के तलाश के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन हेयुंग उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, जिससे वो बंदा परेशान होते हुए कहता है ये कमबख्त ये लड़का एक बार तो मार खा लो। और सोचता है क्या यही डीमन हंटर की असली ताकत है। उस पिंक हेयर वाली लड़की की तो एक पल के लिए भूल ही जाओ। ये छुटकू हंटर भी हमारे मजे ले रहा है। हेयुंग उसे देखते हुए कहता कॉपी और उस बंदे के एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। हैरानी से कहता है ये तो मेरी है। हेयुंग स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारी ये रेलिक्स कमाल की है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसे यूज कैसे किया जाए। तुम्हें अपने बॉडी के निचले हिस्से से शुरू करके फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और उस बंदे के पैर पे अटैक कर देता है। तो बंदा डर से कराने लगता है। हॉक अपने बुक में लिखते हुए कहती है इनके मॉन्स्टर जैसे होने की बात तो दूर, केवल काबिल लड़के ढूंढना ही पसीना छुड़ा रहा है। देखा जाए तो सैंडर्स का सेकंड ब्रांच में मिलना हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि थर्ड ब्रांच में भी मुश्किल से हम उन्हें चुन पाए हैं जो हमारे न्यूनतम चुनौती को पार कर पाए हैं। सैंडर्स को फोकस में रखते हुए सेकंड ब्रांच को धीरे से व्यवस्था किया जा सकता है। खैर मुझे लगता है कि ऐसा तो होना ही था। और हम अपने चारों मेन मेंबर को देखते हैं और हॉक सोचती है क्योंकि हमारे बच्चे इतने खास जो है, और बताती है डीमन हंटर के इंटरव्यू एक हफ्ते तक चले। और हम देखते हैं वो दोनों काफी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा रहे होते हैं। और कहती है गुशेल मैंने लोगों को शूट करने के लिए मना किया है ना। और गुशेल के हाथ में बैंडेज कर देती है। गुशेल हंसते हुए कहती है चलो कम से कम ये हड्डी तो नहीं तोड़ रही है। हॉक चिढ़ते हुए कहती है गधी कहीं की। और कहती है जैसे जैसे गुशेल ने अपने ओपोनेंट के लेवल के अनुसार अपनी पावर को संभालना शुरू किया, उसकी पावर धीरे धीरे निखरती गई। और हॉक उनसे बेसिक ट्रेनिंग करवा रही थी और कहती है तुम सीधे तरह खराब ही नहीं हो पा रहे हो, कोड़ा ऐसे पकड़ते हैं क्या। वो दोनों कपकपा रहे होते हैं। हॉक से बेसिक ट्रेनिंग ले रहा है और ये हाल है। तभी गुशेल अपने सामने देख के फिर से भड़क जाती है और कहती है फिर से घर का खाना। हॉक हंसते हुए कहती है हाँ तुम्हें ये पसंद है ना। गुशेल कहती है बात ये नहीं है। अगले दिन कहती है फिर से घर का खाना। हॉक हंस रही होती है क्योंकि गुशेल भूखे तरह खा रही होती है और कहती है कितना लजीज है। और फिर इसी तरह एक दिन बीत गया। वो दोनों अपने पावर कंट्रोल कर रहा होता है। हेयुंग कहता है देखो अपनी पावर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हेयुंग गुशेल से अच्छा कर रहा होता है। गुशेल चिढ़ते हुए कहती है बदतमीज कहीं का। और हमें बताया जाता फिर अगला दिन भी बीत गया। गुशेल फिर से चिढ़ते हुए कहते क्या बस एक दिन हम बाहर नहीं खाना जा सकते। हॉक हंस रही होती है और हमें बताया जाता फिर इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। हॉक कहती है हम कल जल्दी निकलेंगे इसलिए अपना सामान बांध लो। और गुशेल हफ्ते भर में अपनी पावर पे अच्छा कंट्रोल किया है। गुशेल हंसते हुए कहते हैं मेरा ब्रेन ब्राज आखिरकार अब इसका असली डेब्यू होने वाला है। और कहती तुमने इसका नामकरण भी कर दिया। कहते तुम लाइटिंग को इतने अच्छे से काबू कर लेती हो, फिर भी तुम रेलिक्स के चिन्ह को क्यों नहीं दिखा पा रही हो। गुशेल इसे चिढ़ते हुए कहती है चुप करो। कहता मैं इसकी नकल नहीं कर सकता। गुशेल कहते तुम बदतमीज। गुशेल कहती है फिर ठीक है। हॉक कहते जो काफी खुश नजर आ रही होती है और कहती चलो सोते हैं। हम देखते वो तीनों एक साथ सो रहे होते हैं। गुशेल खामोश होती है, कहती जब से मैं यहाँ आई हूँ हमेशा मेरे
साथ सोती है। हॉक हड़बड़ाते हुए कहते तुम बच्चों को अकेला कैसे सोने दे सकती हूँ। और गुसेल को अपने भाई के साथ बिताया हुआ समय याद आ जाता है। गुसेल इससे थोड़ी सैड हो जाती है। हॉक कहते तुम सो क्यों नहीं रही हो गुसेल, हमें कल जल्दी उठना है। गुसेल कहते नहीं मैं बस। तो कहती है थैंक यू हॉक से। हॉक कहती है किस लिए। नेक्स्ट हम गुसेल को देखते जो हॉक के फेस पे लात रख के सो रही होती है। कुछ समय बाद हॉक कहती सुबह हो गई बच्चों उठ जाओ। नेक्स्ट एक फॉरेस्ट का सीन देखते और हॉक कहती है इस जगह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा दूर है। वो लोग सच में काफी आगे निकल आए हैं। चलो अब उतरते हैं, हमें यहाँ से पैदल चलना है। गुसेल कहते ये तुम्हारी पहली असली फाइट होगी है यूं कहता हाँ ये है तो मिशन ही। वो कहते एक बार हम आज का मिशन पूरा कर ले फिर जैसा तुम चाहती हो वैसा खाना खाएंगे। तो अब फुर्ती दिखाओ। गुसेल स्क्रैचिंग करते हुए कहती है तो फाइनली अब इसे जल्दी निपटाते हैं। हॉक हंसते हुए कहती है मैंने गुसेल को कभी इतना उतावला नहीं देखा। मैं नहीं जानती कि वो शख्स कैसा होने वाला है, लेकिन ये बात तो तय है कि हमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम फिर से उसी डीमन के फिगर को देखते हैं और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। हॉक कहती है हम कितने दूर चले आए हैं, इस जंगल में तो कोहरा ही कोहरा है और बहुत शांति भी। गुसेल तुम्हें कुछ मिला क्या। गुसेल स्मेल करते हुए कहती है एक मिनट रुको। हेयुंग कहता क्या तुम कोई जानवर हो। गुसेल कहती है नहीं तुम गलत हो, कुछ भी नहीं है। हॉक कहती है कहीं तुम्हारी नाक तो बंद नहीं है। हेयुंग कहता है इतने बड़े जंगल में शायद पता लगाना मुश्किल हो। गुसेल कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं टारगेट के अलावा किसी भी बीस्ट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। हॉक कहती है ये अजीब है, मैंने सोचा था कि यहाँ सेकंड ब्रांच की तुलना में ज्यादा बीस्ट होगी, लेकिन सच में कुछ भी नहीं है। गुसेल कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, यहाँ बेशक जिंदा जीव है लेकिन उनके हालात दूसरे ब्रांच से अलग है। हेयुंग कहता है इसका भला क्या मतलब हुआ। गुसेल कहती है मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, ये ऐसा है जैसे सभी ने अपना सांस रोक रखी हो। गुसेल जंगल के और देखती है तो पूरा कोहरा ही कोहरा होता है। हेयुंग कहता हॉक आज का मिशन एक डिवाइन बीस्ट है ना। हॉक कहती है सही कहा, हम उसे सीधे देख लो तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी। हेयुंग कहता है डिवाइन बीस्ट और डीमन में असली अंतर क्या है, ये दोनों तो एक ही जैसे होते हैं। हॉक हंसते हुए कहती है इसमें कुछ तो समानता ही होती है। डीमन कहते हैं दोनों को हॉर्न होते हैं, सीधे शब्दों में इनके बीच वैसे ही अंतर है जैसे कि फिल्मों में मॉन्स्टर के नॉर्मल और खतरनाक विकसित में दिखाया जाता है। हेयुंग कहता है मतलब। हॉक बताती है तुमने कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक सांप ड्रैगन में बदलने की कोशिश में नाकाम हो जाता है, ये वैसे ही है। धरती पर रहने वाले डीमन एक छोटा सा समूह जिसे अल्फाज कहा जाता है न्यूट्रल और ट्रेनिंग से गुजरते हैं ताकि वो अपने लिमिट को पार कर सके। इस प्रोसेस के दौरान वो प्रोगेटरी से माना का यूज करना सीखते हैं। जो मॉन्स्टर उस माना को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है वो डिवाइन बीस्ट में बदल जाता है, लेकिन जो इसे सहन नहीं कर पाते उनका बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो भयानक रूप से डीमन में बदल जाते हैं। जब एक बार कोई अल्फा किसी रूप में बदल जाता है, चाहे वो डिवाइन बीस्ट हो चाहे वो मॉन्स्टर, वो अपनी विरासत आने वाले पीढ़ी तक बढ़ाते रहते हैं। हेयुंग कहता है बस यही एक अंतर है क्या, सुनने में तो अभी भी एक जैसा ही लग रहा है। कुशल अभी भी इधर उधर स्मेल कर रही होती है। वो कहती नहीं अभी एक बहुत जरूरी अंतर है जो तुम देख नहीं रहे। डिवाइन बीस्ट अपनी एबिलिटी से बीस्ट बनाते हैं और गुसेल बनने की काबिलियत होती है। हेयुंग हैरानी से कहता है गुसेल कहते मुझे पुकारा क्या तुमने। हेयुंग कहता अरे छोड़ो भी, ज्यादातर बीस्ट को डिवाइन बीस्ट बनने की चाह इसलिए होती है क्योंकि उन बीट्स में अपनी पावर को बढ़ाने की एबिलिटी होती है। ये उन्हें अवेकन होने की स्टेट्स देती है जिसे व्हाइट फ्लेम कहते हैं। इस अवस्था में डिवाइन बीस्ट न केवल ताकत को बढ़ाने का अनुभव करते हैं बल्कि वो अपनी पावर को हाई लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इन बीट को पीढ़ियों तक पेरेंट्स उनके संतानों में पहुंचा सकता है। जैसे ही वो डिवाइन बीस्ट बनते हैं वो बाकी बीस्ट में किसी आंखों की तारा तरह हो जाता है। अब यही एक दिलचस्प बात आती है जो मॉन्स्टर को जोड़ती है। मैंने बताया था कि डिवाइन बीस्ट अपने पावर को बीट के जरिए अवेकिंग करते हैं, इसी कारण से बीट के अंदर समाहित पावर डीमन की पावर से भी मेल खाती है, जिस वजह से डीमन भी बीट की पावर को हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बीट के यूजर को जिंदा निकलना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब मॉन्स्टर इस पावर को निशाना बनाकर उससे छीन सकते हैं, जिसे डिवाइन बीस्ट लंबे समय तक काफी मेहनत करके हासिल करते हैं। हेयुंग कहता फिर वो जो एंजल की पावर हमारे पास है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीमन और एंजल में अलग अलग तरह की पावर है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हॉक कहती है मैं जानती थी कि तुम्हारा दिमाग तेज है हेयुंग, लेकिन गुसेल अभी भी स्मेल कर रही होती है। इसे हेयुंग चिढ़ते हुए कहता सुनो अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, अगर नहीं ढूंढ पा रही हो तो छोड़ दो ना। गुसेल कहती है लेकिन मेरे ख्याल से मुझे कुछ मिला है, जिससे उन दोनों का ध्यान भी गुसेल पे जाता है। गुसेल कहता है ये भटकाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है इसी जगह पर। हॉक हंसते हुए कहती है ये सब क्या है, और हम देखते हैं नीचे काफी सारे मॉन्स्टर और डीमन मरे पड़े होते हैं। हेयुंग वहां से उतरते हुए कहता है शायद यही हमारा टारगेट था, और नीचे पहुंचकर मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है खैर इन्होंने काफी खून खराबा किया है, मॉन्स्टर या डीमन। हॉक कहती है वो जरूर भूखा रहा होगा। हेयुंग उसे गौर से देखता है फिर कहता है ये कोई शिकार नहीं था, उन्हें खाई जाने का कोई निशान नहीं है। हॉक भी नीचे आते हुए कहती है सच में तुम्हें लगता है कि ये इलाके के लिए फाइट हुई है। हेयुंग कहता हो सकता है लेकिन ये काफी अलग तरह के स्पीसीज है। हॉक ब्लड को छूती है और कहती है ब्लड अभी पूरी तरह से
से जमा नहीं है। सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तभी उन दोनों के पीछे एक बीस्ट आ जाता है और हेयुंग पे अटैक कर देता है। जब तक हॉक संभल पाती वो हॉक पे भी अटैक कर देता है। हॉक चिल्लाते हुए कहती है, हेयुंग क्या तुम ठीक हो? और सोचती क्या यही हमारा टारगेट है। हेयुंग अपने नाक से ब्लड पोंछता है, फिर बीस्ट पे अटैक करते हुए कहता है, तुमने मेरी नाक तोड़ दी, और उस बीस्ट के फेस पे जबरदस्त किक मारता है जिससे जबरदस्त फोर्स निकलता है, लेकिन बीस्ट अपनी जगह से हिलता तक नहीं। हेयुंग इससे हैरान होता है और कहता है इसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी उस पर अटैक हो जाता है जिससे हेयुंग पीछे और गिरने लगता है। हॉक चिल्लाती है हेयुंग और सोचती है डैम इट, ये तो बहुत गलत अंदाजा लगा लिया। मुझे लगा था कि हम जिससे पहले भिड़ चुके वो भी इसी के लेवल का होगा। ऐसे ओपोनेंट के होते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि वो भाग गए। स्पीड और स्ट्रेंथ बेजोड़ है, मैं इसकी मौजूदगी फील तक नहीं कर पाई। इसके खिलाफ हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं? हमें फिर से एकजुट होकर अपनी योजना पे दोबारा सोचना होगा। तभी गुसेल आगे बढ़ती है जिसे वो बीस्ट भी नोटिस कर लेता है। गुसेल जाके बीस्ट के चेहरे पर जबरदस्त किक जड़ देती है जिससे उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। वो पीछे और गिरने लगता है। हॉक इसे देख के हैरान होती है और कहती है, ओ हाँ, चीजों को ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, मामला पहले जैसा ही है। बीस्ट भी इससे हैरान नजर आ रहा होता है। गुसेल कहती है, सुनो, और एक डीमन ने जब उसके भाई को मारा था, गुसेल को वो बात याद आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, मेरे छोटे भाई बहन को अकेला छोड़ दो, समझे? वो कहती है, अब हमारे पास गुसेल जो है। इससे माहौल में सन्नाटा छा जाता है और हेयुंग सोचता है घुटन सी महसूस होने लगी है, जैसे पूरा माउंटेन ही शांत हो गया हो। गुसेल वो बीस्ट आमने सामने होते हैं। तभी बीस्ट घूर के गुसेल को देखता है। गुसेल कहती है, तुम तो बड़े लंबे निकले, 6 फुट तो बेशक होगी। और सोचती है लगता है कि उस हमले का कोई असर नहीं हुआ। कहती है, ये बेयर तो नहीं, अगर तुम ऐसे हमले करोगे तो हमें मजबूरी में अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा, क्यों ना दिमाग ठंडा करके मुंह से बात करे। तो बीस्ट खामोश होता है, फिर गुसेल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गुसेल कहती लगता है इसे हाथ से ही बात करना अच्छा लगता है। बीस्ट भी कुछ नोटिस करती है, गुसेल भी उस पर अटैक बोल देती है। तो बीस्ट काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा होता है। हम देखते हैं गुसेल का पंच भी हल्का सा डैमेज लग रहा होता है। गुसेल कहती है, क्या हुआ? बीस्ट का एक पंजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गुसेल कहती है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे हमले से डर जाऊंगी? बीस्ट अपने हाथ को ही देख रहा होता है, फिर दोबारा गुसेल पर अटैक बोल देता है। गुसेल भी हैरानी से कहती है, फिर से? और कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें सीखने की कोई काबिलियत नहीं है। और अपने हाथ को देखते हुए कहती है, इसका मुझ पे असर होने से रहा। अपने हाथ को कांपते हुए देख के काफी हैरान होती है और कहती है, ये क्या? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। गुसेल भी पंच मारने को आगे बढ़ती है। दोनों पंच एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन बीस्ट का पंच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से गुसेल पीछे को और झटक जाती है। हॉक भी हैरानी से कहती है, गुसेल को ढकेल दिया। हेयुंग कहता है, उसने कोशिश तो पूरी की लेकिन फिर भी पीछे कर दी गई। गुसेल भी इससे हैरान नजर आ रही होती है। साइको की तरह कहती है, इस बार पहले से भी ज्यादा पावर लगाई थी। फिर दोबारा गुसेल पे अटैक कर देती है जिससे गुसेल कहती है, तुम तो बड़े अड़ियल निकले। पंच बनाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे खिलाफ पावर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? फिर मुझे भी ये करने आती है। और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक बोल देते हैं। दोनों का पंच आपस में टकराता है जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और वो पूरा जगह ही रोशनी से कवर हो जाता है। रोशनी शांत होने के बाद देखते गुसेल थोड़ा दिक्कत में होती है। हॉक कहती है, मान गए, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो गुसेल के बराबरी के टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उन दोनों पंच एक दूसरे को पड़ा होता है। लेकिन फिर भी गुसेल पीछे गौर पुश होती है। गुसेल कहती है, ये तो गौर करने वाली बात है, जब इसका पहला हमला देखा था तब मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ये तो डिवाइन बीस्ट है, इसकी फिजिकल एबिलिटी तो काफी कमाल की है, जो गुसेल की बराबर है। जितना ये लड़ेंगे उतना ही मुझे यकीन होता जाएगा। गुसेल कहती है, अब समझ में आया, ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ। जैसे मैं इंसानों के बीच खास एबिलिटी लेकर जन्मी हूँ, इसी तरह ये भी अपने दल में इनक्रेडिबल पावर लेकर जन्मा है। हेयुंग कहता, आपका ऐसे खड़े रहकर कब तक देखने का इरादा है? हॉक हैरानी से कहती, क्या? हेयुंग आगे बढ़ते हुए कहता, हमें मदद करनी चाहिए। हॉक कहती, अरे नहीं, रुक जाओ हेयुंग। हेयुंग आगे बढ़ते हुए कहता, तो फिर ठीक है, देखो जरा इस बार कौन सा रेलिक्स यूज करना है। अभी उसके सामने बीस्ट आ जाता है जिससे हेयुंग के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन बीस्ट में आके गुसेल अटैक कर देती है। भड़कते हुए कहती है, अरे मैंने कहा ना कि मेरे छोटे भाई से उलझने की जरूरत नहीं है। हेयुंग भी चिढ़ते हुए कहता, तुम मुझे बार बार छोटा भाई क्यों कह रही हो? गुसेल अपने फिंगर पे लाइटिंग इकट्ठा करने लगती है, उसे अपने सामने को और शूट कर देती है जिसे वो थंडर रोड का नाम देती है। इसका चेहरा लाइटिंग से कवर होने लगता है और जबरदस्त तरह से हीट होता है। लाइटिंग शांत होने के बाद हम बीस्ट को देखते हैं जिसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो जबरदस्त रोर करता है जिससे इतना शॉक वेव निकलता है कि जमीन भी टुकड़े होने लगता है। गुसेल कहते, इस वाले से बेशक जोर की लगी है ना? अभी बीस्ट का हाथ गुसेल के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। गुसेल कहती है, तो तुम्हें भी गुस्सा आता है? मुझे लगा था कि मैं बिना किसी इमोशनलेस रोबोट से लड़ रहा हूँ। उस तुम्हारी ताकत और स्पीड की आदत पड़ने लगी है। अभी गुसेल हैरान होती है और कहती है, ये क्या है? मैं तो उसके हमले को ब्लॉक कर लिया था। अभी गुसेल को जबरदस्त हिट लगता है, इसे पीछे और गिरने लगती है और दर्द से कराने लगती है और सोचती है, ये क्या है? मुझे तो लगा था कि मैं उसे ब्लॉक कर ली हूँ और ये बेयर डिवाइन बीस्ट है जिसकी एबिलिटी शैडो है। गुसेल अपने आप को संभालती है और सोचती है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी भी गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन ये मामला अटैक पावर की नहीं है। मुझे लगा कि मैं हमले को ब्लॉक करने में कामयाब रही, लेकिन किसी
तरह ये हमला मेरे गार्ड को भेजने में कामयाब हो गया। बीस्ट गुसेल को ही देख रहा होता है, उसके आसपास से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है। हम दो लोगों को बीस्ट के पीछे देखते हैं, उसमें से एक कहता मेरा ख्याल है हमारी तलाश खत्म हुई। कैप्टन यही हमारा नया दोस्त है क्या? शैडो को कंट्रोल करने वाला डिवाइन बीस्ट, ये तो कमाल का है। इसकी लड़ने की काबिलियत भी कमाल की लग रही है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि एक इंसान उस खूंखार को कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन एग्रेस खामोश होता है। फिर कहता यानी वो अफवाह सच थी। वो लड़की कहती कैसी अफवाह? एग्रेस कहता ये तो तय है कि हम सही वाले के पास आए हैं। हमने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज खोजी है। मैं देखने को उतावला हो रहा हूँ कि ये अपनी इंसानी बॉडी से कितनी पावर छोड़ सकता है। बीस्ट अपने पैर को उठाता है और उसे जमीन पर ढह मारता है। तो जमीन भी क्रैक होने लगता है और शैडो आगे बढ़ने लगता है। गुसेल सोचती ये आया अगला वाला। दोबारा हमला झेलने से पहले मुझे पता लगाना होगा कि इसकी एबिलिटी है क्या। गुसेल भी जंप करती है, जमीन पर लैंड करते हुए कहती है कम से कम मैं अब इसके हमले को देख सकती हूँ। गुसेल के अटैक से भी जमीन क्रैक होने लगता है। बीस्ट का शैडो बीच में ही रुक जाता है। गुसेल सोचती है बढ़िया मैंने रोक दिया। ये तो ऐसा है जैसे इसके हमले बहकर चीजों के आर पार हो सकती है। फिलहाल मेरे भलाई इसी में है कि मैं इसके अटैक में सीधे कांटेक्ट में ना आऊं। लेकिन उसके पीछे बीस्ट खड़ा होता है। गुसेल कहती है डैम इट। गुसेल पे अटैक कर देता है जिससे गुसेल पीछे और गिरने लगती है। गुसेल सोचती है इस बार मैंने पक्का रोका था। ये तो सीधा साधा एक फिजिकल नॉर्मल अटैक था, क्या इसने फिर से वही हमला किया? गुसेल किसी चीज से जाके टकराती है और चिढ़ती हुई सोचती है भले ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन मैं फिर भी इन ना दिखने वाले अटैक को रोक नहीं सकती। और बीस्ट गुसेल को किक मारने को तैयार रहता है। गुसेल कहती है सत्यानाश हो तुम्हारा, मान गए दुश्मन तगड़ा है। उस किक से गुसेल जमीन में धस जाती है तो वहाँ के जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। गुसेल अपने आप को संभालते हुए कहती है हद है, अब भला इससे कैसे फाइट करूंगी मैं। गुसेल के हाथ से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और वो कहती है इसे लाइटिंग की पावर से दूरी जला के खाक कर दूं क्या? अपने हाथ को देखते हुए कहती है ये क्या है। तो उसके हाथ आके हॉक पकड़ लेती है और कहती है तुम इसे बाद में असर करने वाला हमला मान सकती हो। इसके पास शैडो की एबिलिटी है, ये डार्कनेस को कंट्रोल करके उसे सेफ दे सकता है। इस फाइट के बीच में कूद के मजा खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये एक मिशन है और हम एक साथ है। वहाँ पे एरोगेस आ जाता है और कहता है कम से कम तुम्हें पता था। जिससे वो दोनों हैरान होते हैं, जल्दी से पीछे हो जाते हैं। एरोगेस कहता है डरने की जरूरत नहीं है, तुम इंसानों को मारने का इरादा नहीं है हमारा, आज तो बिल्कुल नहीं। हॉक कहती कौन हो तुम? और सोचती है एक डिवाइन बीस्ट है, दो दो हाथ करना वैसे ही पसीना छुड़ा रहा था। गुसेल भी कहती है वो कहाँ से आया? एक ह्यूमन जैसा डीमन और एक पावरफुल डीमन भी। एटो भी एग्रोस को देखता है। एग्रोस कहता है हम बातचीत कर सकते हैं और बीस्ट के पास जाते हुए कहता है मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे जैसा सच में कोई इस दुनिया में है। वैसे एक बात तो है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ना जाने तुम जैसा इंसान दुनिया में और कितने लोग होंगे। ह्यूम कहता क्या नाटक है, वैसे इस डिवाइन बीस्ट के नाम पर इतनी उठा पटक हो चुकी है और अब इसके जैसा एक और दूसरा भी आ गया है। नहीं बल्कि दो। हम देखते उसके पीछे वो लड़की भी आ जाती है। ह्यूम सोचता ये दोनों है कौन? उस डिवाइन बीस्ट के पहचान वाले या रिश्तेदार तो नहीं लग रहे। वो लड़की हंसते हुए कहती है जैसा कि मेरे कैप्टन ने कहा चिंता मत करो, आज कोई नहीं मरने वाला है, लेकिन मेरा मन सच में मचल उठा है। अपने हुडी को निकाल के फेंकती है और उससे कहती है सुनो लाइटिंग वाली सुपर ह्यूमन, मेरे साथ दो दो हाथ करने का क्या ख्याल है? डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। और अपने फिंगर को गुसेल की तरफ करती है। गुसेल भी इससे भड़कते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं मारोगी? तुम बिना पूछे ही बीच में बोल रहे हो। और ये लड़की भी डिवाइन बीस्ट होती है जो कहती है मुझे अब और नहीं रहा जाता, मैंने तुम्हारे जैसे पावरफुल इंसान को नहीं देखी। गुसेल कहते मुझे कम मत आंकना वरना तुम मारी जाओगी। और सोचते क्या वो सच में एक डिवाइन बीस्ट है? मैंने तो पहले ही कह दिया। वैसे वो बहुत सारे हैं, मामला गंभीर है और ये सारे काफी खतरनाक लग रहे हैं। इस बियर से अकेले लड़ना ही कम बड़ा सरदर्द नहीं था, ऊपर से इनमें से हर एक कोई उसी के लेवल का लग रहा है। और चिढ़ते हुए कहती है मुझे थकान महसूस हो रही है। वो लड़की अपनी फिंगर को आगे की तरफ करते हुए कहती है बताओ लड़ना है या नहीं? और अटैक करते हुए कहती है खैर मुझे तो लड़ना है। गुसेल भी इससे हैरान होती है। उस अटैक से गुसेल बाल बाल बचती है और गुसेल के पीछे जाके एक्सप्लोड होता है। गुसेल उसी अटैक को देख रही होती है और कहती है गिलास। वो लड़की कहती है तुम्हारी प्रतिक्रिया अच्छी थी। और हम बियर को देखते हैं जो कि काफी हैरान नजर आ रहा होता है और बताया जाता है वो बियर भी सरप्राइज था। उसने ऐसे कभी दुश्मन का सामना नहीं किया था जो उसके लात घुसे के सामने टिक पाए। साथ ही दो कमाल के पावरफुल शख्स अचानक ही आ टपके। लेकिन सबसे ज्यादा झटका दिलाने वाली बात यह थी कि उस फाइट को बीच में रोक दी गई। इस बात से बियर का गुस्सा का लिमिट फट जाता है और वो जबरदस्त धार लगाता है और वहाँ से जबरदस्त प्रेशर निकल रहा होता है। एग्रेस कहता तो यह है तुम्हारी असली पावर, मेरे ख्याल से थोड़ा और देख लेना चाहिए, तुम्हारी पावर यहाँ से आ रही है। हेयुंग भी एक जगह से ये सब देख रहा होता है और कहता है बेहतरीन। हम देखते उन लोगों का फाइट से जगह जगह पर जबरदस्त धमाका हो रहा होता है और कहता है मैं जानता हूँ कि ब्लू हेयर वाला भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हेयुंग सोचता है मुझे बचाया गया, यहाँ तक कि मेरे सबसे पावरफुल अटैक भी खाली गया। गुसेल की फाइट देखकर मैं और भी
फाइनली निश्चित हो गया था कि इस समय मैं रास्ते के रोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं। वो लड़की कहती है तुम लाइटिंग का यूज क्यों नहीं कर रही हो, सारी पावर खत्म हो गई है क्या। घुसेल कहती है एक मामूली सी फॉक्स को पकड़ने के लिए मैं लाइटिंग का यूज नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है फॉक्स आंखें खोलो और हकीकत देखो, मैं एक वुल्फ हूँ और अटैक कर देती है। अभी उस पे आके बेयर अटैक कर देता है। घुसेल हैरानी से कहती है वो शैडो, इसकी पावर बढ़ गई है। वो लड़की जाके माउंटेन से टकराती है और खांसते हुए बाहर आती है। तभी भड़कते हुए कहती है नर्क के कीड़े, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन एटो घुसेल के साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है, घुराते हुए अटैक कर देता है। घुसेल भी कहती है आ जाओ, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी कैसे काम करती है, अब मैं मार नहीं खाने वाली। अभी घुसेल जम जाती है। हम देखते हुए आइस के एक बड़े गोले में कैद हो जाती है, इससे घुसेल हक्का बक्का हो जाती है। एग्रेस और वुल्फ इम्प्रेस नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हेयुंग और हॉक काफी हैरान नजर आ रहे होते हैं। और हॉक कहती है ये क्या है, वो कोई नॉर्मल डिवाइन बीस्ट नहीं है। हम देखते ये बेयर किया होता है। और हॉक कहती है ये एक हाफ बीस्ट भी है। बेयर हाफ बीस्ट, शैडो पावर डिवाइन बीस्ट प्लस आइस पावर डीमन है। एग्रेस कहता जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था तब भी यकीन नहीं कर पाया था, वो अफवाह एकदम सच निकली। किंग के बच्चे इंसानी दुनिया में मौजूद है। ये किंग आखिर सोच क्या रहे थे। रुको, अगर ऐसा है तो ग्लैटनी किंग का प्रोगेटी से गायब होने का रीजन उसके बच्चे से तो नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो ईव का तो दिमाग फटना तय है। और हंसते हुए कहता शायद मुझे कुछ ना पता हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फादर कौन है, तुम बिलजात के बेटे हो, है ना। हॉक खामोश होती है और कहती है सुनो हेयुंग, घुसेल को पकड़ो और निकलो यहाँ से और बैकअप के लिए सिग्नल भेजो। हेयुंग तो पहले कंफ्यूज होता है, फिर कहता है अरे माना कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये अकेले करो। तुमने देखा कि घुसेल ने कैसे फाइट की, क्या ये काम सच में तुम खुद करोगी। हॉक कहती है जानते हो मैं क्या करूंगी, मैं ये मिशन पूरा करूंगी। हेयुंग कहता नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, इनसे जीतने के लिए क्या सोचा है वो बताओ। हॉक कहती है हेयुंग एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर तुम लड़के भी ना जीत सको तो तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। और हम देखते वो सभी एक एक करके हॉक को देखते हैं। घुसेल भी काफी हैरानी भरी नजरे से अपने सामने देखती है। हम देखते वो तीनों एक तरफ और हॉक अकेले उसके सामने खड़ी होती है। तभी हम हॉक के बॉडी पे स्कार को देखते हैं। लड़की कहती वो तो काफी खतरनाक स्कार है। रोंगटे खड़े हो गए। एरेगस सोचता वो कोई मामूली स्कार नहीं है। हॉक कहती है भले ही मैं ऐसी दिख रही हूँ, लेकिन मेरा बचपन काफी भयानक गुजरा है और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और हॉक अपना हॉर्स रेलिक्स यूज करती है और कहती है हेयुंग जल्दी करो। अभी हेयुंग उन सभी के पीछे होता और कहता समझ गया और काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। एग्रेस इस चाल को समझ लेता और कहता ओ। हम देखते हैं हेयुंग उस आइस के गोलों को लेकर जाने लगता है। उसके सामने बेयर और वुल्फ दोनों आ जाते हैं और उसमें से वुल्फ कहती है तुम कहाँ चल दिए, बच्चे हो लेकिन बड़े तेज हो, तुम लोग आम इंसान नहीं लग रहे हो, कौन हो तुम। हेयुंग उससे चिढ़ जाता है और वो भी हॉर्स का एबिलिटी को यूज कर रहा होता है। बेयर उसके तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं लड़की के चेहरे पे हाथ आता है और बेयर के चेहरे पे किक। चलो उन दोनों पे एक साथ अटैक कर देती है। लड़की को फेस को जमीन में धे मारती है। हेयुंग चिल्लाता है हॉक। हॉक कहती है निकलो और चिल्लाते हुए कहती है जल्दी। इसे हेयुंग को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मरना मत। हॉक भी हंसते हुए कहती है कोशिश पूरी करूंगी। अपने सामने देखे कहती है तो पलक झपकने की स्पीड से बेयर के पास पहुंच जाती है और कहती है अब इस जगह से कोई आगे नहीं जाएगा। बेयर अपने कदम को आगे बढ़ाता है, लेकिन पलक झपकने की स्पीड से हॉक बेयर को जमीन पर पटक देती है और कहती है गलती से भी मत सोचना। यह देख के लड़की भी हैरान नजर आ रही होती है, साथ ही बेयर भी। हॉक बेयर का हाथ पकड़ चुकी है और कहती है उन बच्चों को जाने दो, अब हम बड़े आपस में बात करेंगे। और वहाँ से जबरदस्त धूल निकलता है। एग्रेस सोचता है वो दोनों बच्चे, इसका मतलब इंसानों में भी काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ऐसे और लोग अगर साथ हो जाए तो हमारे लिए कांटा बन सकते हैं। ना अभी रास्ते से हटा दे क्या। और वो फॉक्स हॉक्स की तरफ आगे बढ़ती है। हॉक भी अपने पंच बना के वुल्फ के चेहरे पे मारती है। वुल्फ इससे एक्साइटेड नजर आ रही होती है और साइको की तरह कहती है तुम सच में फास्ट हो, तुम तीनों में तुम्हारा दाव सबसे घातक है। इस बार केवल स्पीड के अलावा भी कोई अलग सी पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर अभी भी कुछ नहीं है। हॉक कहती है हाँ मुझे पता है। और फॉक्स का हाथ पकड़ते हुए कहती है इसलिए मेरे पास स्किल है, और उसे जमीन पर पटक देती है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। वो लड़की हंसते हुए कहती है तुम तो कमजोर की तरह लड़ती हो। अपने सामने देख के कंफ्यूज होती है क्योंकि हॉक अपने शू उतार देती है। फॉक्स कहती है तुमने अपने शू क्यों उतारे। हॉक कहती है ओ ये क्योंकि अभी मैं बहुत डिस्परेट हूँ और किसी ने मुझसे कहा था कि अगर शू निकाल दो तो काफी हल्का सा लगता है। फॉक्सी हंसते हुए कहती है इतने से भला क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन क्या सच में तुम सब अकेले संभाल लोगी। क्योंकि हॉक के पीछे बेयर भी आ जाता है और हॉक पे अटैक कर देता है। इससे हॉक पीछे को घिसकने लगती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है हे बेयर तुम किस तरफ हो। घुसेल इन लोगों से बहादुरी से लड़ी। खैर एक सीक्रेट मूव तो मेरे पास भी है। तुम लोगों को रेलिक्स के बारे में कोई जानकारी है। होली रेलिक्स में एक स्टार होता है जिसे ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। हॉक से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। हॉक कहती है लाजवाब, ये क्या है कैप्टन, क्या तुमने पहले ऐसा कभी देखा है। एग्रेस कहता नहीं मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। और सोचता है ऐसी पावर मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन एक बात तो तय है ये तुम्हारी लाइफ एनर्जी यूज कर रहा है। तो हॉक के आइस
से ब्लड आ रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं और हेयुंग काफी ज्यादा हाफ होता है और फिर कहता ठीक है, हमने थर्ड ब्रांच को मदद के लिए सिग्नल भेज दिया है, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। अभी वो एनर्जी को देख के कंफ्यूज होता है, कहता है वो रेड लाइट कैसी है। देखते हो आइस के गोले में भी क्रैक आने लगता है। हेयुंग कहता है ये आखिर काम कैसे करता है। गुशेल सोचती है नहीं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, हॉक अकेले उनका सामना नहीं कर पाएगी। अपने पंच से फोर्स लगाने लगती है, सोचती है हमें वापस जाना ही होगा। और हम हॉक को देखते जिसके पीछे एंजल होलो आ जाता है और कहती है टीके रहना हॉक, मैं बस तुम तक पहुंच रही हूँ, और उस आइस के गोलों को क्रैक कर देती है। हेयुंग भी इससे कंफ्यूज होता है। गुशेल निकलते हुए कहती है बड़ी ठंड है और पूछती है हॉक किस तरफ है। हेयुंग कहता है मैंने बैकअप के लिए संदेश भेज दिया है, ये हॉक का ऑर्डर था, उनके आने तक हमें यही रुकना है। गुशेल आगे बढ़ते हुए कहती है ठीक है तुम यही रुको। हेयुंग हैरानी से कहता क्या, नहीं ये उसी का ऑर्डर है, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ देखते हो हॉक का आइस से ब्लड आ रहा होता है। एग्रेस कहता है ट्रांसजेंडर्स, तो क्या इंसानों में इस तरह को भी पावर की पाने की काबिलियत है? मुझे तुम्हारी पावर का स्रोत तो नहीं मालूम, लेकिन मैं देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ ये एंजल की पावर है, ये जरूर तुम्हारे जीवन का अच्छा खासा हिस्सा खा जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज किसी को नहीं मारूंगा, तो हमसे लड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई? और अगर तुम्हें लड़ना ही था तो बेहतर होता कि पहले उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर कोशिश की होती, तब कुछ शायद हो भी पाता। सच में हम सबसे अकेले लड़ने की सोच रही हो, ये तो सरासर बेवकूफी है। इससे हॉक चिढ़ जाती है, अपने हाथ को देखते हुए कहती है तुम सही हो, पावर मेरी लाइफ एनर्जी को सच में काफी हद तक कम कर देती है। ये सच में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उन बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, मैं उन्हें इस पावर के बारे में सिखाना नहीं चाहती। और क्या कहा था, हमें जान से नहीं मारोगे, क्या बकवास है, तुम बस किसी खिलौने की तरह अपने हाफ बीस्ट के लिए यूज करने वाले हो, मर जाना और टूट जाना दोनों अलग बात है, सही कहा ना? एग्रेस ये सब सुन रहा होता है। एग्रेस कहता है हाँ सही कहा, अगर ये टूट भी जाए तो भी ये जिंदा रह सकता है ना? हॉक उन्हें देख रही होती है। फोक्स कहती है ये तो कमाल है, और काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है अब तुम हमसे लड़ने लायक हुई हो। हॉक कहती है तुम दोनों घटिए हो, और उसके चेहरे पे जबरदस्त पंच मारती है जिससे फॉक्स नीचे को और गिरने लगती है, जाके एक माउंटेन से टकराती है। एग्रेस कहती है उसकी स्पीड भी काफी भयानक रूप से बढ़ गई है और सोचता है उसने अपने जरूर बॉडी को लिमिट तक पुश किया है। तभी फॉक्स निकलते हुए कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, हमारे पंच में वजन आ गया है, और सोचती है और साथ ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। हॉक दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो जबरदस्त पंच लैंड करती है। हम देखते हैं हॉक के हाथ में ब्लड भी लगा होता है। एग्रेस सोचता है वो अब अपने पूरा दम लगाकर फाइट कर रही है, वो तो सच में हमारा सफाया करने पे उतर गई है। और हॉक फॉक्स पे लगातार पंच बरसा रही होती है। अभी फॉक्स हॉक का पंच पकड़ लेती है और कहती है रुको रुको, मुझे भी तो मारने का मौका दो। हंसते हुए कहती है ये पहली बार है जब मैं किसी इंसान से इस तरह से लड़ रही हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। हॉक सोचती है ये तो, उस लड़की के बाल व्हाइट कलर के हो जाते हैं और कहती है तुम तो सच में लाजवाब हो। हॉक कहती है ये तो व्हाइट फ्लेम है, और फॉक हॉक से कहती है तुम्हें और भी दाव आते हैं ना? हॉक का फेस शैडो से कवर होने लगता है क्योंकि बेयर उस पर अटैक कर देता है। फॉक्स कहती है अरे वाह कमाल हो गया, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। तभी बेयर अपना पैर को उठाता है। फॉक्स कहती है रुको, फॉक्स पे दे मारता है। फॉक्स से भड़कते हुए कहती है सुनो गधे, मैंने कहा मैं तुम्हारी तरफ हूँ। हॉक उनसे काफी दूर होती है और कहती है तो माना की फाइट में रुकावट आ गई है, लेकिन इसी बहाना एक पल तो सांस लेने को मिला। और झुकते हुए कहती चलो देखो, गुसेल शायद कुछ ऐसा ही कर रही थी। तभी बेयर हैरान होता है क्योंकि हॉक आगे उसके फेस पर जबरदस्त किक लैंड करती है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होने लगता है। एग्रेस कहता आज का दिन तो बड़ा सुहाना निकला, अब तो मुझे और मजा आ रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपना दाव खेला जाए। दूसरी तरफ देखते गुशेल काफी स्पीड से भाग रही होती है, हाफ रही होती है, चिढ़ते हुए कहती है डैम इट, लगता है जैसे मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, मेरी स्पीड बढ़ी ही नहीं रही है, मुझे देर ना हो जाए। तभी हम एक घास के टिन को देखते हैं जो नीचे गिर रहा होता है। एग्रेस हॉक के गले को पकड़ चुका होता है। हॉक हॉरी रेलिक्स हॉर्स का यूज करती है जिसकी एबिलिटी डिवाइन आइज है, इससे हर चीज के हरकतों को कई गुना स्लो देख पाने की एबिलिटी और साथ ही फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की काबिलियत देती है। लेकिन बॉडी इतनी तेजी से नहीं चल पाता जितनी तेजी से दिखाई देती है। लेकिन ट्रांसजेंडर हॉर्स एबिलिटी ये बॉडी को मजबूत बनाता है ताकि डिवाइन आइज से देखी गई हरकतों का सही टाइम पर जवाब दिया जा सके। ये एक जबरदस्त और बेहतरीन पावर है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी होती है, खुद की जिंदगी से। फोक्सी कहती है अरे तुम तो काफी बीमार लग रही हो, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान तुम ही हो ना? और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है तो खेल जारी रखते हैं। तो अपने ग्लास पावर को यूज करती है जो एवेकिंग होने के बाद व्हाइट फ्लेम से मिला होता है। फॉक्स कहते हैं ग्लास एक्सप्लोजन, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। फॉक्स उसे देख के स्माइल कर रही होती है, कहती है तुम इससे कैसे बच गई? क्योंकि हॉक उसके ऊपर से अटैक करने के लिए तैयार रहती है। तो हॉक का चेहरा शैडो से कवर हो जाता है और उस पे आके बेयर अटैक कर देता है, जिससे जाकर हॉक जमीन से टकराती है। और हम देखते हो हॉक के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो हाफते हुए कहते ओ हाँ मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी। अब बेयर पे भी अटैक कर देती है, वहाँ से जबरदस्त फोर्स निकलता है। वहाँ का शांत होने के बाद हॉक सोचती है ये मॉन्स्टर
इनकी चोट गुसेल की तरह तेजी से ठीक हो रही है। अगर ये इसी तरह एक दूसरे से भिड़ते रहे तो अंत तो होने से रहा। हॉक पे फिर से शैडो से अटैक हो जाता है, जिससे हॉक पीछे की ओर झटकती है और चिढ़ते हुए कहते गुसेल ने अपने दम पर इन लोगों से लड़ने का काम बेखूबी किया है। हॉक दोबारा शैडो से कवर हो जाती है, जिससे हॉक डर से कराहने लगती है। कहती है मैं ये शैडो के बारे में तो भूल ही गई थी, मुझसे लापरवाही हो गई। फॉक्स कहते हैं बेयर अपने कदम पीछे ले लो, तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। अपने गिलास एबिलिटी का यूज करने लगती है। वो इससे थोड़ा हैरान नजर आ रही होती है क्योंकि वो गिलास हॉक के चारों तरफ बड़ी स्पीड से घूम रहा होता है। तभी वो विस्फोट होता है, इससे बेयर काफी हैरान नजर आ रहा होता है। फॉक्स हंसते हुए कहती है तुमने देखा कैसा लगा था ना कमाल का। तभी बेयर फॉक्स पे अटैक कर देता है। फॉक्स कहती है गधे कहीं के। धूल शांत होने के बाद हम हॉक को देखते हैं जो काफी ज्यादा हाफ रही होती है और दर्द से खर्रा रही होती है। कहती है क्या इतनी ही पावर है मुझ में? इनके पावरफुल होने की वजह से ये काफी चैलेंजिंग साबित हो रहे हैं। तो फॉक्स बेयर पे अटैक कर देती है और खामोश होती है। आगे तब झुकते हुए कहती लेकिन एज बढ़ना भी प्रीटी साइड है, खैर मुझे डटे रहना होगा। फॉक्स भी हाफ रही होती है और काफी चिढ़ती हुई कहती है इस कम अकल को कुछ समझ में आता भी है या नहीं। अभी फॉक्स अपने सामने देखो काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि हॉक्स उसके पीछे खड़ी होती है। तो इसकी स्पीड और ज्यादा कैसे बढ़ गई। फॉक्स पे अटैक हो जाता है जिससे वो कराने लगती है। उसमें दोबारा अटैक होता है। फॉक्स इरिटेट होते हुए सोचती है ये औरत ये तो मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही है, संभलने का और ना ही हमला करने का, क्योंकि हॉक उस पर काफी स्पीड से चारों तरफ से अटैक कर रही होती है। कहती चाहे तुम एक डिवाइन बीस्ट हो या हाफ बीस्ट, तुम्हारे अंदर ताकत है लेकिन साथ ही कुछ कमजोरी भी है, जैसे कि हॉक अपने जबरदस्त पंच फॉक्स के पेट में लैंड करती है। तो कहती तुम्हारे भी उसी तरह कमजोर हिस्से हैं जैसे इंसान के होते हैं। फॉक्स के मुंह से दर्द से थूक आने लगता है और सोचते हैं यानी कि पेट है, और इस पंच से फॉक्स के ऑर्गन पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। जाके एक माउंटेन से टकराती है। करिए ठीक है एक तो गई। अभी हॉक का पावर उस पर ही बैक फ्लैश कर देता है। उसका आइज विस्फोट हो जाता है जिससे अपने आंखों को पकड़ लेती है और देखती है तो ब्लड आने लगता है और काफी ज्यादा हाफने लगती है। हॉक कहती है डैम इट, आखिरकार मैं भी टूट रही हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं जिस माउंटेन से फॉक्स टकराती है उसमें दरार तक आ जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फॉक्स भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। अपने ब्लड को देखते हुए कहती है कोई भी आसानी से समझ सकता है, मुझे बस कुछ देर और टिके रहना है, इसकी लिमिट। लेकिन क्या इतना काफी होगा? अंत का समय नजदीक है। तभी बेयर भी अपने शैडो से अटैक कर देता है। हॉक अपने जगह पे थमी रहती है और कहती है मैं थक चुकी हूँ। और वहाँ पे धमाका होता है। हम लोग तो हॉक बेयर के पीछे होती है और कहती है इन्हें जल्दी से निपटाना होगा, और पंच बनाते हुए कहती है इससे पहले कि मेरा समय आ जाए। बेयर के फेस पर जबरदस्त पंच लैंड करती है तो बेयर को ऐसा लगता है उसका आधा फेस डिस्ट्रॉय हो गया। हॉक कहती है डैम इट, उसका पंच बेयर के पास आके ही रुक जाता है क्योंकि हॉक का हाथ भी टूट के नीचे गिरने लगता है। हॉक कहती है क्या यही मेरा अंत है? और हम हॉक का हालत को देखते हैं। हॉक कहती है मेरी बॉडी बिखर रही है। बेयर भी हॉक पे अटैक बोल देता है। हॉक कहती है खैर मेरे दोनों पैर तो सही सलामत है, शुक्र है। और शैडो हॉक के काफी पास पहुंच जाता है। अभी हॉक हैरानी से कहती है मेरे पैर, क्योंकि हॉक का पैर आइस से जम जाता है और सोचती है ये तो पूरी तरह से जम चुका है, ये आखिर कब हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे इस हालत में अब किसी और नुकसान से खुद को बचाना होगा। तभी बेयर का अटैक हॉक को जाके लगता है जिससे हॉक दूर जाके गिरती है। एक हाथ भी आगे बढ़ता है जो हॉक को गले से पकड़ लेता है जिससे हॉक कराने लगती है और ये एग्रेस होता है और कहता है मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। जब मैं तुम्हारी रेलिक्स पे नजर डाली वो पहले से ही कमजोर हो चुका था, अभी तो मजा आने ही वाला था। अभी कुछ क्रैक होता है। एग्रेस कहता तो यही है इंसानी बॉडी की हद, और हॉक का हॉलो भी गायब होने लगता है। एग्रेस कहता क्या वो बच्चे तुम्हारे तरह ट्रांसजेंडर्स की पावर को संभाल सकते हैं? हॉक हंसते हुए कहती है एक बार जब वो बच्चे बड़े हो जाए फिर उस लेवल के बिना ही तुम्हारे जैसे छक्के छुड़ा देगा। एग्रेस हंसते हुए कहता वैसे सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या वो बच्चे बच पाएंगे? तभी एग्रेस पे एक वेपन से अटैक होता है जिससे हॉक छूट जाती है। एग्रेस अपने सामने देखते हुए कहता ओह बैकअप, और हम देखते हैं ईगल और दोनों कपल आ चुके होते हैं और ये लड़की का नाम ओलिविया है जो सोचती है वो ब्लू आइज वाले डीमन मैंने उससे पहले कहीं देखा है। और ये शेख होता है जो सोचता है गुसेल के होते हुए भी ये बुरी तरह पिट गए हैं। हॉक कहती है ईगल कहता माफ करना हमें देरी हो गई, कुछ मत कहना, मैं अभी खून का बहना रोक सकता हूँ। और ईगल का रेलिक्स पावर हीलिंग एबिलिटी है। ईगल कहता तुमने उस पावर का यूज क्यों किया? सोचता तुम्हारा लेफ्ट आइज और तुम्हारा लेफ्ट आर्म। हॉक कहते ईगल क्या बाम आया है? ईगल कहता बाम तो हेड क्वार्टर में है, प्लान के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा है, वो काफी स्पीड से स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। हॉक कहती है नहीं। ईगल कहता क्या हुआ? हॉक कहती है बाम को यहाँ आना था। तभी हम देखते उन दोनों कपल का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे ईगल काफी कंफ्यूज होता है, अपने मेंबर के कटे पटे डेड बॉडी को देखता है। हॉक्स हंसते हुए कहते ये तो मामूली कीड़े निकले, मैं जानती थी कि तुम लोगों में बेशक खास बात है, अगर तुमने हमला जारी रखा होता तो तुम्हारी जीत हो सकती थी। हम देखते फॉक्स का चेहरा का भी बुरा हाल होता है और वो कहती है लेकिन मैं तो अब ठीक हो चुकी हूँ, तो खेल को जारी रखते हैं। ईगल कहता हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा।
ईगल अभी भी अपने मेंबर के डेड बॉडी को ही देख रहा होता है। फॉक्स कहती है तो ये है तुम्हारा बैकअप। हंसते हुए कहते हैं ये तो किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। ईगल काफी हैरानी से कहता है ये क्या हुआ अभी? ये दोनों ही थे जो बाकी सभी के मुकाबले हेड ब्रांच के टेस्ट में हाई तक पहुँचे थे, वो भी एक बूंद पसीना बहाए बिना। ये इतने आसानी से कैसे मर सकते हैं? मेरी बहन आखिर किन लोगों से टक्कर ले रही थी? हॉक कहती अरे यार आज तो बुरा फंसे हम, मुझे लगा था कि बाम और गुशेल के साथ मिलकर कुछ किया जा सकता है। ईगल हैरानी से कहता गुशेल पहले तुम उसी के बारे में बात कर रही थी है ना? अभी बेयर ईगल पे अटैक कर देता है। इससे ईगल घबराते हुए कहता है ये इतना फास्ट कैसे है? और बेयर को अटैक को अपने आप को और अपनी बहन को बचाता है। कहता है कितना घातक पावर है। पहले हमला करने वाला वो फॉक्स एक डिवाइन बीस्ट थी, चाहे ये भी एक डिवाइन बीस्ट है, लेकिन मुझे इससे बेयर होने की बू आ रही है। हॉक कहती वो एक मिक्स ब्लीड वाला हाफ बीस्ट है। ईगल कहती उसके पास आइस और शैडो की एबिलिटी है, वो किसी पर भी हमला कर देता है। इस बात की परवाह किए बिना कि उसका शिकार कौन है। ईगल कहता जिस बात का हमें डर था वही हो गया है, इसका मतलब मिक्स ब्लड भी हमारे लिए खतरा है। तभी ईगल भी शैडो से कवर होने लगता है और उस पे बेयर अटैक कर देता है। तो ईगल के आइस पे जाके लगा होता है। हॉक चिल्लाती है नहीं ईगल। ईगल अपनी बहन को पीछे और करते हुए कहता उफ दर्द हो रहा है। हॉक कहती है सुनो ईगल मैं ठीक हूँ, पहले तुम अपना ध्यान रखो। ईगल हंसते हुए कहता हम जैसे भाई बहन को इस तरह एक साथ होना देखने लायक नजारा है। फॉक्स कहती ओ कहानी में ये किसकी एंट्री हो गई? बुढ़ाऊ तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बेयर घुर्राने लगता है। एग्रेस कहता उफ मैं इसे खो दूंगा। इतनी मेहनत के बाद मैंने इंसानी दुनिया में काम के लोग जमा कर लिया, लेकिन मुझे मिला तो एक बेकाबू फॉक्स जो जंग के मैदान में बावली हो जाती है, और एक ऐसा खतरनाक पागल जो किसी भी चीज को देखता है उस पर अटैक करके सब तहस नहस कर देता है। तभी एग्रेस अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है हीलिंग एबिलिटी क्या बात है? हॉक से कहते क्या ये वही आदमी है जिसने तुझे अब तक जिंदा रखा है? एक इंसान जो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान करने के तैयार हो। रेलिक्स भी तुम्हारी बॉडी पे बिखर गया है, और ट्रांसजेंडर्स वो पावर है जो उस टूटी हुई बॉडी को जला देता है। हालांकि लास्ट फ्लेम पहले ही बुझ चुकी है, इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले ही समझ चुकी हो। हॉक खामोश होती है और इस एंड के हालत को हॉक को दर्शाया गया है। वो शैल भी काफी ज्यादा हाफ रही होती है, माउंटेन पे आके खड़ी रहती है, नीचे देखते हुए कहती ओलिविया शेक। अभी उसके नजर हॉक के टूटे हुए हाथ पे जाता है, जिससे गुस्सेल से जबरदस्त लाइटिंग निकलता है। अब जबरदस्त धमाका होता है जिससे वो चारों काफी हैरान होते हैं, और हॉक कहती वो आ गई है। हम देखते गुस्सेल से जबरदस्त ऐसा लाइटिंग निकल रहा होता है। वहाँ पे ह्यूंग भी आता है और अपने सामने देख के सोचता है मैं इसका पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ, लेकिन ये इस रूप में कब आई? हॉक भी कहती है गुस्सेल सोचती नहीं अगर तुम यूं ही आगे बढ़ती रही। गुस्सेल अपने फिंगर को ऊपर गौर करती है, अपने 2 फिंगर में लाइटिंग इकट्ठा करने लगती है, एक थंडर एरो बना लेती है। और हॉक सोचती है फिर तुम ट्रांसजेंडर्स लेवल में एंट्री कर जाओगी। फॉक्स कहती है अभी भी तुम्हारे पास सीक्रेट मूव है, सच में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं। एग्रेस आगे होते हुए कहता है बस इतना काफी है, अब चलना होगा। फॉक्स हैरानी से कहते हैं क्या? कहता है फ्यूचर में इंसानों को जानने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, पकड़ो उस बेयर को और निकलो यहाँ से। फॉक्स कहती है क्या कह रहे हो कैप्टन, तुम्हें मरने का शौक है क्या? एग्रेस इससे थोड़ा हैरान होता है। फॉक्स कहती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था मुझे खतरनाक फाइट लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन तुमने अगर ऐसा रवैया रखते तो मुसीबत हो जाएगी, चाहे तुम कैप्टन क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम मेरे फाइट के बीच में कूदे। एग्रेस कहता नो सीखियो जैसी बातें मत करो, वो अभी भी जिंदा है, अगर हम थोड़ी देर और इंतजार करें तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हम उससे लड़ सकेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? फॉक्स खामोश होती है फिर कहती ठीक है जो करना है वो करो, लेकिन कम से कम वहाँ खड़ी उस लड़की से अभी निपट लो क्योंकि वो हमला करने वाली है। गुशेल कहती है थंडर रॉड लेवल 2 और अटैक कर देती है। एग्रेस आगे बढ़ते हुए कहता ठीक है मेरे अंदर की गर्मी भी आगे बढ़ रही है, वैसे भी जंग से पहले अपनी पावर का छोटा सा नजारा दिखाना तो बनता है, और ये प्रोगेट्री का थर्ड सेनापति एग्रेस है तो एक मसल डीमन है। कहता मैं दिखाता हूँ कि हमारी पावर में क्या फर्क है। वो थंडर एग्रेस के पास पहुंच जाता है, लेकिन एग्रेस उस थंडर को पंच मार के रिफ्लेक्ट कर देता है, थंडर बरसने लगता है। एग्रेस का हाथ भी थोड़ा सा डैमेज लग रहा होता है। कहता मान गए, इस हमले से दिल जीत लिया तुमने, तुम्हें यहाँ खत्म करना ना इंसाफी होगा, क्या कहते हैं तुम लोगों को? ईगल कहता हम है इविल हंटर, और सोचते क्या उसने बस उस हमले को ब्लॉक कर लिया। एग्रेस कहता इविल हंटर और हंसने लगता है। कहता प्रीति और अहंकारी नाम है, मेरा नाम है एग्रेस। और फॉक्सी कहती मैं हूँ कन्ना। कहता इविल हंटर जब हम अगली बार एक दूसरे से मिलेंगे तब जान से मारने की कोशिश करेंगे, और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हॉक कहती है मैंने इन अमेजिंग डीमन को अपने हाथ से फिसल जाने दिया, मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हुआ था, अब मैं किसी मिशन में नाकाम हुई हूँ।
और हम देखते वो लोग एक सुनसान घर में टेलीपोर्ट होते हैं। और कैन हंसते हुए कहती है अब इसे क्या हुआ, क्योंकि बेयर सो रहा होता है। और कैन कहती है आखिर शांत हो ही गए तुम, ये तो फाइट खत्म होने के बाद ही ढेर हो गया। वैसे उन सुपीरियर से रात भर उठा पटक करने के बाद ये तो होना ही था। और ये बेयर को देखते हुए कहती है इसकी स्मेल तो देखो, हाफ बीस्ट लग रही है ना, यानी कि फिर से नाकामयाबी हाथ लगी। क्या हुआ एग्रेस, ये तो हमारा किंग नहीं है। एग्रेस कहता फिर भी ये लेकर आने लायक था। ईव कहते मैंने हंसो को तुम्हारे हाथ सौंपा ताकि तुम हर जगह जा सको, और हंसो एक डायमेंशनल डीमन है। ईव कहते लेकिन तुम हर बार वहाँ से नाकामयाबी लेकर आते हो। खैर अब छोड़ो, हमारा साथ अब इससे आगे नहीं जा सकता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एग्रेस कहता जैसी तुम्हारी मर्जी। ईव कहती है मैं मानती नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से किंग की सुरक्षा में संदेह लगी तो मैं तभी ईव रुक जाती है। क्योंकि कैन कहती है सुनो सिस्टर, और ईव के पास आते हुए कहती तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरे साथ एक फाइट हो जाए। ईव हंसते हुए कहती मजा आएगा, लेकिन तुम थकी लग रही हो, आराम करके पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर लड़ते हैं, क्या कहती हो। कैन कहती तुम्हारे बाद में दम तो है। एग्रेस सोचता है ये अच्छा फसला लेती है। ईव कहती है बताओ एग्रेस, तुम बार बार इन बच्चों को क्यों ले आते हो जो डीमन भी नहीं है। डीमन के होने से उन्हें काबू करना ज्यादा आसान होगा, खास करके जब तुम इतने छाए हुए हो। एग्रेस कहता है इसकी भी एक वजह है। ईव कहती है मेरे जाने से पहले ये बताओ कि क्या तुम रजिस्ट्रेशन हटाए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हो। एग्रेस कहता है अचानक ये सवाल क्यों पूछा। ईव कहती है उसके वजह से तुम्हारा राइट हाथ, हम देखते हैं एग्रेस का राइट हैंड डैमेज होता है और कांप रहा होता है। कहती आखिर किससे भिड़ के आ रहे हो तुम। एग्रेस कहता है इविल हंटर कहते हैं खुद को, मेरी मुलाकात ऐसे ही कुछ दमदार लोगों से हुई। और वो सारे पल को याद करता है और काफी एक्साइट होते हुए कहता है समझ लो कि वो बेहतरीन मिसाल बनेंगे। दूसरी तरफ हम इविल हंटर का देखते हैं जहाँ पे हॉक का इलाज चल रहा होता है। ईगल के भी आंखों पे बैंडेज लगाता है और कहता है चिंता मत करो, इससे भी मुश्किल हालातों से लड़के निकले हैं और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसलिए चिंता मत करना। क्योंकि ईगल साथ साथ हॉक को हील भी कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ बहन। हम हॉक को देखते जिसका हालत खराब होता है और वो अनकॉन्शियस लग रही होती है। और ईगल उन दोनों बच्चों से कहता है तुम दोनों भी थोड़ा फ्रेश होकर आराम क्यों नहीं कर लेते, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। गुसेल काफी निराश नजर आ रही होती है और कहती है एक बार फिर, और वो उस समय को याद करती है जब उसका भाई मरता है। तो कहती है मैं इस बार भी किसी को नहीं बचा पाई, और सारे पल को याद करते हुए कहती है क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ। और पंच को बंद करते हुए कहती है कम से कम अगर मेरे पास उनके जैसे स्ट्रॉन्ग मेंबर होते। और गुसेल वहाँ से जाने लगती है। तभी हेयुंग कहता गुसेल, जिससे गुसेल पलट के उसे देखती है। हेयुंग कहता माफ करना, मैं तुमको अपने साथ ले गया और फ्रंट लाइन छोड़ के भाग गया, अगली बार मैं रहूंगा और तुम्हारे साथ अंत तक लड़ूंगा। गुसेल वहाँ से जाते हुए कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। हेयुंग को इससे झटका लगता है। गुसेल उससे कहती है मैं ठीक हूँ। हेयुंग काफी हैरानी से बोलता है क्या, क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूँ और क्योंकि मैं रास्ते में आ गया। इस बात से हेयुंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है मत जाओ। चिल्लाते हुए कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ। गुसेल कहती है ये बात है। काफी स्पीड से हेयुंग के पास पहुँच के कहता है तो साबित करो, बस 3 हमले। इस समय मैं तुम पे सिर्फ 3 हमले करूंगी, अगर तुम बचने में कामयाब हुए, चाहे हमले को रोको, ब्लॉक करो या पलटवार करो, वो तुम्हारी जीत होगी। हेयुंग कहता क्या कह रही हो, भूल गई क्या जिस दिन हम पहली बार मिले थे तुम मुझे ढंग से उंगली तक नहीं लगा पाई थी। गुसेल कहती है पैर, जिससे हेयुंग हक्का बक्का हो जाता है कि उसके पैरों पर अटैक हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसके पैर 2 टुकड़े हो गए हैं। तो अपने पैर पकड़ कराने लगता है। काफी चिढ़ते हुए गुसेल को देखता है और हेयुंग के पसीने टपक रहा होता है क्योंकि गुसेल उसे घूर के देख रही होती है। हेयुंग इससे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और हॉट से एबिलिटी यूज करते हुए कहता है मुझे इस तरह मत देखो। गुसेल कहती है हेड, और हेयुंग के गाल पे जबरदस्त पंच मारती है, जिससे हेयुंग को हॉक का बात याद आता है। हॉक उससे कहता है ये किस्मत है कि गुसेल अभी केवल खेल रही है, अगर वो अपने पर आ गई तो तुम्हारी सामत आ जाएगी। हेयुंग जाके दीवार से टकराता है, उसके सिर से ब्लड आने लगता है। वो कराते हुए सोचता है देख नहीं पा रहा, तभी उसके सिर के सामने गुसेल का फिंगर होता है और गुसेल फिर से कहती है हेड, और उसके सिर पर फ्लिप करती है और कहती है मैं जानती थी तुम कमजोर हो। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट रूम का देखते हैं। हॉक हंसते हुए कहती है मुझे लगा था कि मैं इस बार चल बसूंगी। ईगल कहता है तुम्हें इस तरह बात करता देखकर खुशी हो रही है, हालात अब ठीक लग रही है। हॉक कहती है सब तुम्हारी वजह से। तभी उन दोनों को झटका फील होता है। ईगल कहता है आखिरकार सब खत्म हो गया, उनमें जोश की कमी नहीं है। उन लोगों से मार खाने के बाद भी क्या ये लड़ रहे हैं। हॉक कहती हुआ है तो अभी बच्चे ही, वो लड़के ही पावरफुल बनेंगे। हम देखते हैं ह्यूंग बेहोश हो जाता है और जिस जगह से वो टकराता है वहाँ पे भी गड्ढा हो जाता है। सेल सोचती है माफ करना है ह्यूंग, मैं तुमसे लड़ना और तुम्हें बचाने का काम एक साथ नहीं कर सकती। हॉक अपने हाथ को देखते हुए कहती है लाजवाब, इनको हिलाने में कोई परेशानी नहीं है। तभी वहाँ पे गुसेल आती है और कहती बहुत ही बढ़िया, क्या तुम्हारा हाथ सही से लगा है। हॉक कहती है गुसेल मेरा हाथ आंखों की तरह नहीं उड़ा था, मैंने उसे ईगल की पावर की मदद से वापस जोड़ दिया था। अगर यहाँ एक रीजनरेशन डीमन होता तो उसने मेरी आंख भी ठीक कर दी होती। गुसेल हैरानी से कहती है रीजनरेशन डीमन। हॉक कहती है ऐसे भी डीमन होते हैं लेकिन बड़े मुश्किल से मिलते हैं। गुसेल सेब के 2 टुकड़े कर देती है और हॉक के देते हुए
हुए कहती है ये लो। हो कहती ओ थैंक्स। सोचती क्या आमतौर पे इसे काट कर नहीं खाते, और उसे खाते हुए कहते हेयुंग नहीं आया, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ ही आएगा। गुसेल भूखड़ की तरह सेब को चबा रही थी और कहती है मुझे उसका नहीं पता, वो सवेरे ही ट्रेनिंग के लिए चला गया था। दूसरी तरफ हेयुंग को देखते जो काफी ज्यादा हाफड़ा होता है और कहता है ये अभी भी बहुत दूर है। पंच बनाते हुए कहता है बस देखती जाओ गुसेल, मैं एक दिन जरूर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। हॉक कहती है सुनो गुसेल। गुसेल कहती है हाँ। हॉक कहती है हेयुंग से नफरत मत करना। गुसेल कहता है मैंने कभी उससे नफरत नहीं की। हॉक हंसने लगती है और फिर कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ गुसेल, मैं बड़े होने के बाद भी तुम लोगों के सहारे छोड़ देती हूँ, इसलिए ये कहने के लिए माफ करना, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना और तुम्हें हेयुंग पे निर्भर रहना सीखना होगा ताकि तुम लोग मेरे बिना भी मिशन पूरा कर सको, समझी। गुसेल कहती है मुझे लगा था कि इतने भाव खाने के बाद कोई दमदार खबर सुनाओगी, तुम एक आंखों के सहारे भी जिंदा रह सकती हो, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक होने पर मेहनत करो और जल्दी वापस आ जाओ। हॉक इससे स्माइल करती है। एप्पल को उठाते हुए कहती है बात ये नहीं है गुसेल, इसे पूरे जान लगा प्रेस करने लगती है और कहती है देखो इसे, मैंने इस फाइट में अपनी पूरी पावर यूज कर लिया है, अब मैं एक सेब तक को आसानी से नहीं तोड़ सकती, अब मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं रही, अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। एक बात तो तय है कि मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। गुसेल इससे हक्का बक्का हो जाती है और उसे हॉक का बात याद आता है कि गुसेल खुद को बर्बाद मत करो, और कहते नहीं हॉक मुझसे ये अकेला नहीं हो पाएगा, मैं जानती हूँ कि हेयुंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी है तो एक बच्चा ही, अगर मेरा उन लोगों से दोबारा सामना हुआ तो उनसे अकेले लड़ना भारी पड़ेगा, अब मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने का आत्मविश्वास नहीं बचा है। हॉक कहती क्योंकि तुम अकेली हो तो चलो उससे मिल लिया जाए। सोचती है क्योंकि हम कमजोर है, हमने बेमतलबी सब कुछ गुसेल के कंधे पर लाद दिया है। गुसेल इससे कंफ्यूज होती है और कहती है मैं इस बार सभी को साथ लाने की सोच रही थी, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उस मोस्टर से जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो और निर्भर रह सकती हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट दिन एक हफ्ते बाद का थर्ड ब्रांच का देखते हैं, तभी थर्ड ब्रांच हिलना शुरू हो जाता है। जाने वाले सिविलियंस कहते हैं ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया क्या? तो कहता लगता है कि ये झटका इविल हंटर की तरफ से आ रहा है। हम इविल हंटर का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे धूल उड़ रहा होता है और हम किसी के पंच को देखते हैं और ये हमारा बाम होता है और हम देखते हैं उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है और वो कहता है क्या कर रही हो तुम, जिंदा तो हो ना। हम देखते हैं गुसेल के नाक से भी ब्लड आ रहा होता है और वो काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है ये हुई ना बात, और बाम भी काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। तभी वहाँ पे सीन आती है और कहती है वाओ यहाँ तो सभी बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, तो ये है थर्ड ब्रांच जहाँ इविल हंटर रहते हैं, और काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है गुसेल भी। हॉक उससे देखते हुए कहती है सैंडर्स तुम आ गई, तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी हुई होगी ना। सिन कहती है हॉक, और उसे देखते हुए कहती है तुम्हारो आंखों को क्या हुआ, चोट लगी है क्या? हॉक कहती है तुम कितनी अच्छी हो, मुझे देखते ही मेरा चिंता करने लगी, और कहती है ये है हेयुंग। हेयुंग इसे बताओ अपने बारे में और उम्र बताना मत भूलना। हेयुंग कहता है क्या एज बताने की जरूरत क्या है? हॉक कहती है तुम दोनों एक ही एज के हो सकता है इसी बहाने दोस्ती हो जाए, समझे। हेयुंग कहता मैं हूँ हेयुंग, मेरा एज 11 साल है। और सिन कहती है मैं हूँ सैंडर्स, मैं सेकंड ब्रांच से आई हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम मुझे चाहो तो सिस्टर कह सकते हो। हॉक हंसते हुए कहती है अब सिन से भी मुलाकात हो गई है, अब चलो नहीं तो देर हो जाएगी, हमें चलकर दूसरे बच्चों को लड़ते हुए देखना है। नेक्स्ट सीन थर्ड ब्रांच के अंदर का सीन देखते हैं। तो ईगल कहता है तो बच्चों तुम लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हो ना, ये लड़का बाम है, ये 9th ब्रांच से है, ये एक नॉर्मल इंसान ही हुआ करता था, फिर मैंने इसे एक हंटर के रूप में भर्ती कर लिया, और ये गुसेल है। हॉक ने इसे थर्ड ब्रांच में हंटर के तौर पे भर्ती किया था, अब ये फर्स्ट ब्रांच में है। तुम दोनों ही 16 साल के हो तो बेझिझक एक दूसरे से बात करो। आज हम तुम दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट के जरिए तुम्हारे हुनर का नमूना देखेंगे, इसे एक फ्रेंडली फाइट ही समझ लो। अगर ऐसा लगा कि चीजें कंट्रोल से बाहर आ रही है तो हम फाइट को बीच में ही रोक देंगे। बाम गुसेल को देखते हुए सोचता है वाह ये तो वही सुंदर लड़की है जो उस दिन मुझे मिली थी, ये वही है जिसके बारे में ईगल ने कुछ समय पहले बात किया था। ईगल कहता है तुम दोनों की पावर इविल हंटर में पहले ही सबसे अव्वल दर्जे की है, इसलिए अपने ओपोनेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हैं। बाम हॉक को देख के खामोश होता है, फिर कहता मैं गिव अप करता हूँ। ईगल हैरानी से कहता क्या तुम अचानक ही ऐसा क्यों कह रहे हो? बाम कहता आपको पहले मुझे मेरे ओपोनेंट के बारे में जरूरी बात बतानी चाहिए थी, मैं इससे कैसे फाइट कर सकता हूँ, ये एक लड़की है देख रहे हो ना। गुसेल इसे भड़कते हुए कहती है क्या, और वहाँ से गायब होते हुए कहते कुछ समय से मेरे अंदर आग लगी हुई है। ईगल कहता है अभी तो हम बैटलफील्ड में गए ही नहीं है, क्योंकि गुसेल बाम के पास पहुंच जाती है। पंच बनाते हुए कहती तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन बाम हाफी बढ़ता है। तभी बाम को जबरदस्त पंच पड़ता है जिससे वो कराने लगता है और दूर जाके गिरता है, और उसके इफेक्ट हम बिल्डिंग के बाहर भी देख सकते हैं। गुसेल कहती उफ अब थोड़ा ठंडक महसूस हुई, क्या अब मैं जाऊँ? तभी बाम वहाँ पे आकर गुसेल को पंच मार देता है। ईगल कहता कम से कम जगह तो बदल लो। हम बाम को देखते जो सीरियस लग रहा होता है, और बाम के नाक से भी ब्लड
ब्लड निकल रहा होता है और कहता है क्या कर रही हो तुम, जिंदा तो हो ना, कमजोर होना बंद करो और जल्दी उठो। गुसेल कहती है उफ, और काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है कहानी में दिलचस्प मोड़ तो अब आया है। बाम भी एक्साइटेड लग रहा होता है, तभी पूरा ठट पंच कांपने लगता है क्योंकि बाम ने पंच मारा था जिसे गुसेल ब्लॉक कर लेती है। गुसेल बाम के पेट में जबरदस्त पंच चढ़ देती है जिससे बाम कराने लगता है और सोचता है हद है, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की भी मौजूद है, मुझे अपना पूरा जान लगाना होगा। ईगल भी चिढ़ते हुए कहता बच्चों बड़े लोगों की बात मानो। बाम आगे बढ़ते हुए कहता अच्छा ठीक है मैं मान गया। गुसेल भी कहती तुम्हारे हमले टकरे हैं। अभी गुसेल हैरान होती है क्योंकि बाम उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए अपने एक हाथ से उठाकर जमीन में पटकने के लिए तैयार रहता है। गुसेल सोचती है वाओ, इसने मेरे बचाव को ही धज्जियां उड़ा दी। बाम उसे जमीन पर धे मारता है, कहता चलो नीचे चलते हैं। इससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है, वहाँ का जमीन भी टूटने लगता है। ईगल कहता नहीं, मैंने ऐसे जाने के लिए नहीं कहा था क्योंकि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। उस होल को देखकर हॉक हंसने लगती है और कहती है क्या बात है, उन्होंने तो फाइट शुरू भी कर दी। सिन कहती है ये क्या है, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, वो गुसेल से बिना हारे कैसे लड़ पा रहा है, कमाल है, वो उस पर अपना दबाव भी बना पा रहा है। यूं कहता तो ये है बाम, और सोचता ओ तेरी की ये क्या है, यानी ऐसे इंसान सच में मौजूद है, वो इंसान जो गुसेल को टक्कर दे सकता है। ईगल उन्हें देख के कहता तुम सभी यहाँ आ पहुँचे, तुम सेकंड ब्रांच की सैंडस हो ना। हॉक हाई कहती है और हेलो। हॉक ईगल से पूछते क्या हाल है इनके। ईगल कहता पूछो मत, ये दोनों थर्ड ब्रांच को कबाड़ा बनाने पे तुले हैं। हॉक इससे हंसने लगती है और कहती है जब से गुसेल के कदम पड़े हैं हमें मरम्मत पे भारी खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, फिर तो इसमें कोई शिकायत नहीं है। बाम जबरदस्त पंच गुसेल के पेट में मारता है जिससे गुसेल डट से कर्रा उठती है और पीछे को और हो जाती है। बाम कहता सुनो, तुम्हें उस समय बस लड़की कहने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, लेकिन तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। सोचता लग रहा है जैसे मेरा पूरा जान लगाने के बाद भी तुम अभी तक मजबूती से टिकी हो। सैनिक की इतनी ज्यादा क्षमता तो मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी, यहाँ तक कि डीमन में भी नहीं। गुसेल कहती है ये वही है, जिससे बाम कंफ्यूज होता है। और गुसेल कहती है ऐसे मेंबर जो उन लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग है। काफी खुश होते हुए कहती है मुझे मिल गया। बाम फिर से पंच गुसेल को मारता है जिससे गुसेल पीछे और हो जाती है। सोचती है ये बेहतरीन है, इसकी ताकत और स्पीड भी। इस बंदे के साथ बाम उसे ही देख रहा होता है। गुसेल उस पर मस्ती में अटैक करने लगती है। बाम उससे बचता है और हाफने लगता है और सोचता है क्या मैंने उसके अटैक से डर के बचने की कोशिश की। काफी जोरों से हंसने लगता है और सोचता है मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से बचने की कोशिश की है। डब्ल्यू तरफ पंच बनाते हुए कहता है कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। तभी गुसेल नीचे को झुक जाती है, इसे बाम हैरानी से कहता है ये बैठ गई। हम देखते गुसेल फाइटिंग स्टेट्स में आ जाती है। वो कहती वाओ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। बिना रेलिस के भी बाम ने गुसेल को सीरियस लड़ने पे मजबूर कर दिया। बाम हैरानी से कहता है ये क्या है। अभी गुसेल सामने से गायब हो जाती है और बाम को पकड़ते हुए पीछे को ले जाने लगती है जिससे बाम कराने लगता है और सोचता है मैं इसे बिल्कुल देख नहीं पाया, रेलिस के बिना ही इतनी स्पीड कैसे आ गई। गुसेल बाम को एक दीवार से जाकर धे मारती है। जब बाम के मुंह से ब्लड आने लगता है वो कहता है आज तक किसी ने मुझे इस तरह नहीं पटका है। और गुसेल को किक मारते हुए कहता है ये लो। गुसेल अपने आप को संभालती है और कहती तुम्हारे पास भी मूव है, खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा सारा पावर देखना है। और सोचती है मैं और देखना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, पता नहीं हम ऐसे कितने देर तक लड़ पाएंगे। बाम भी हंसते हुए कहता हाँ मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा, मैंने ये डीमन के खिलाफ भी नहीं आजमाया है और तुम्हें ये देखने का सौभाग्य इसलिए मिला है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मरोगी, तो मरना मत। गुसेल सोचती आप दिखाओ असली रूप। अभी बाम अपने आप को तैयार करता है और उसका बॉडी फूलना शुरू हो जाता है, उसके पैर भी फूलना शुरू हो जाता है, रेड कलर के होने लगता है। गुसेल सोचती है इसकी मांसपेशियां फैल रही है, नहीं ये तो सख्त हो गई है, ये कौन सी एबिलिटी है। बाम अपने बॉडी से कपड़े को हटाता और कहता है मैं फिर से कहता हूँ मरना मत। हम देखते हैं बाम का पूरा बॉडी रेड हो जाता है और बाम का रेलिक्स हरक्यूलिस है और हम बाम का पीछे से बॉडी को देखते हैं जिसके नशे तक दिख रहा होता है। हॉक देखते हुए कहती वाओ, ये पावर तो ब्लू हेयर वाले डीमन जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सुपर ह्यूमन और डीमन की पावर एक दूसरे से अलग होते हैं। और बाम का रेलिक्स हरक्यूलिस होता है और इसकी एबिलिटी अननोन होता है। और गुसेल से कहता है मैंने अपना रूप दिखा दिया, अब तुम्हारी बारी है अपना कमाल दिखाने की। गुसेल कहती है मैं रेलिक्स यूज नहीं कर पाती। बाम हैरानी से कहता क्या। गुसेल अपने पिंकी फिंगर पे लाइटिंग इकट्ठा करते हुए कहती है लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें शिकायत की मौका नहीं दूंगी। जिसे थंडर रोड 0.5 मल्टीप्लाई 2 का नाम देती है, उससे बाम पे अटैक कर देती है। बाम कहता क्या बात है लाइटिंग, तो ये है तुम्हारी खासियत, और उन दोनों को अपने पंच और किक से रिफ्लेक्ट कर देता है। गुसेल खुश होते हुए कहती है लाजवाब, यही उम्मीद थी, मेरी अटैक से तो तुम यूं ही निपट लेते हो। हॉक कहती है हे यूंग तुम क्या कहते हो, क्या तुम इसे कॉपी कर पाओगे। सिन हैरान नजर आ रही होती है। हे यूंग कहता क्या तुम मजाक कर रही हो, ये करिश्मा केवल बाम ही कर सकता है, जिस फिजिकल दबाव को वो झेलता है उसके लेवल से बहुत ऊपर है। अगर मैंने ऐसा
कुछ करने की कोशिश की तो मैं कहीं टूटा फूटा ना मिलूं। तभी बाम काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए गुसेल के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है। इससे वो चारों हक्के बक्के हो जाते हैं और गुसेल जाके एक दीवार से टकराती है। बाम अपना हाथ निकालता है तो उसमें से ब्लड आ रहा होता है और बाम अपने सामने देखता है। बाम कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ईगल फाइट खत्म हुई, प्लीज इसे इलाज के लिए ले जाओ। तभी वहाँ पर जबरदस्त लाइटिंग गिरता है। बाम कहता है ये क्या है? ईगल कहता मुझे नहीं लगता कि गुसेल को अभी इसकी जरूरत है। हॉक भी देख रही हो तो कहती है गुसेल इसका मतलब ये सच में अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जितना ये लाइटिंग का इस्तेमाल करेगी उतना ही ट्रांसजेंडर्स के लेवल के पास पहुंचती जाएगी। और गुसेल के पूरे बॉडी से लाइटिंग निकल रहा होता है तो वो बाम को देख रही होती है। बाम भी हंसते हुए कहता आज तुम्हारी बदौलत मुझे रोमांच का असली मजा मिल रहा है। मैं नहीं जानता कि ये खुशी की वजह से है या डर की वजह से, क्योंकि मैं अभी बुरी तरह से कांप रहा हूँ। और दूसरी तरफ उस सुनसान घर का देखते हैं जहाँ बेर सुबह होता है तभी उसका आँख खुलता है। कैन कहती फाइनली तुम जाग गए। उस दिन से लेकर तुम हफ्ते भर से सो रहे हो, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तभी बेर कैन पे अटैक कर देता है। कैन कहती वाह थकते नहीं हो क्या? अभी भी लड़ने का मन कर रहा है। तभी एग्रेस आगे बेर के फेस पर जबरदस्त किक मारता है। कैन कहती है थैंक्स कैप्टन। एग्रेस कहता है तुम्हारे रगों में बहते ब्लड और तुम्हारी एबिलिटी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपने अलायंस को ढंग से पहचान नहीं पा रहे। और बेर को नीचे को पुश कर रहा होता है। तभी बेर एग्रेस के किक को झटक देता है। एग्रेस कहता है तुम्हें शायद जुबान की भाषा समझ में ना आए और उसके फेस पे दोबारा किक मारता है जिससे बेर का फेस जमीन में धंसने लगता है। मैं इसे केवल 1 या 2 बार ही सह सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता तो तुम्हें यही दफना दूंगा। कैन कहती इसे तहजीब सिखाने की सख्त जरूरत है। एग्रेस अपना मसल पावर यूज करते हुए कहता हाँ सबसे पहले तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ सिक्का किसका चलता है। अगर तुम बातों से नहीं मानने वाले तो मुझे लात भी चलानी आती है। और पंच को मारते हुए कहता तैयार हो जाओ। तभी उस घर में जबरदस्त धमाका होता है और वो जगह भी टूटने लगता है।